ओके। सो जैसे आप सबको ऑलरेडी ये सेशन का जो भी मटेरियल है वो मिल चुका होगा, राइट? हमारे ग्रुप में हम सब ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, दैट्स फाइन। सो आज हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट? सो हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अकॉर्डिंग टू यू? अगर आपको अनम्यूट करके बोलना है तो भी बोल सकते हैं, अगर आपको मैसेज में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन होते हैं? हेलो। यस मैम। यस मैम। स्पेशल चिल्ड्रन मीन्स मैम कुछ बच्चे होते हैं हम्म। मतलब राइटिंग फटाफट नहीं कर सकते हैं। कुछ ओके, बच्चे फिर? हम जो भी सिखा लिखने में वीक होते हैं मैम, लिख नहीं ओके। सकते। कुछ बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम कुछ भी पूछते हैं तो उनको पता रहता है लेकिन वो बोलने में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि ये है वो है। राइट। दे कैन नॉट फ्लुएंटली। तो मतलब राइट। उन बच्चों को मैम स्पेशल कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको वीकनेसेस होती हैं किसी टाइप की, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिखने में वीक होते हैं, कुछ समझने में ओके। वीक होते हैं। तो दीज चिल्ड्रंस आर आई थिंक दीज चिल्ड्रन आर स्पेशल। राइट मैम, राइट, you're absolutely राइट। सो आज यस हम मैम। इन्हीं बच्चों के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में डिस्कशंस करने वाले हैं कि बेसिकली इनका क्या रेशियो है हमारी स्कूल में, हमें कितने आई मीन हमारा जो भी क्लासरूम है उसमें से कितने परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट कैन बी हम बोल सके कि जो शायद स्पेशल नीड्स हो सकते हैं, राइट? सो यही सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस। सबसे पहले हमारा जो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है। सो हमारे क्लासरूम में या तो फिर हमारे इंडिया में हम लोग अगर बात करें तो इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन है बच्चों का, तो उन सारे बच्चों में से जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एटलीस्ट हर एक क्लास में, हर एक स्कूल में 18% ऑफ चिल्ड्रन कहाँ फॉल होते हैं? तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में। सो अभी जैसे मैम पम्मी मैम ने मुझे आंसर दिया कि शायद किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, शायद किसी को कुछ एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में आती है। अभी लर्निंग डिसेबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम एडीएचडी स्टूडेंट्स, हाइपर एक्टिविटी जिनको हम बोलते हैं, या तो फिर ऑटिज्म हमने शायद सुना होगा। तो ये बच्चे और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे अलग होते हैं। वो किस तरीके से अलग होते हैं वो सारी चीज हम लोग डिटेल में बाद में देखने वाले, राइट? सो स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो हर एक स्कूल में एटलीस्ट 18% ऑफ स्टूडेंट आर फॉलोइंग इनटू लर्निंग डिसेबिलिटीज। हर एक क्लासरूम में एटलीस्ट हम लोग बोल सके कि 1 और 2 स्टूडेंट्स आर सच कि जिनको शायद हमारी एक्स्ट्रा केयर की, हमारी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है, राइट? और दूसरी चीज हमने जैसे ऑटिज्म वगैरह की बात की, तो ऑटिज्म के जो भी स्टैटिस्टिक्स है एवरी डे बढ़ते जा रहे हैं। पहले अगर 7% था हमारे एक पूरे स्कूल के अंदर, तो धीरे धीरे इंक्रीज होके 8%, 9% होते जा रहे हैं। और एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, आप सबने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कुछ बच्चे हमारे क्लासरूम में ऐसे होते हैं जो इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या तो फिर वो एक जगह पर शांति से कभी बैठ नहीं सकते। एक एक्टिविटी करते करते भी वो एक्टिविटी के दौरान एटलीस्ट 5 से 6 बार उठेंगे और दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ अलग चीजें करने लग जाएंगे, राइट? सो दीज आर एडीएचडी किड्स हम लोग जिसको बोल सकते हैं। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो हमारे पूरे स्कूल के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 7% एटलीस्ट है हमारे क्लासरूम में, या तो फिर हमारे स्कूल में, राइट? दूसरी चीज अभी आज हम लोग ये प्रेजेंटेशन में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एज टीचर्स टेस्टिंग या तो फिर असेसमेंट के लिए बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा उनके साइंस या तो फिर सिम्टम्स, वो किन किन तरीके का उनका बिहेवियर टाइप होता है, वो सारी चीजें देखने वाले डिटेल में। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लेबलिंग, हम जो बच्चों को बोलते हैं कि नहीं ये बच्चा तो राइटिंग में स्लो है, या तो फिर ये तो वीक है, या तो फिर ये तो स्लो लर्नर है, तो ऐसे लेबल हमें कब देने चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरी स्कूल में फिर उनको चिढ़ाने लग जाए, या तो फिर वो लेबलिंग की वजह से वो बच्चे को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। सो लेबलिंग करते टाइम भी हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो भी सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। सो
आई गेस दीजिए योर स्लाइड इज नॉट विजिबल, एक बार आप वापस प्रेजेंट कर देंगे तो बेटर रहेगा। राइट। सो जैसे अगर हम लोग हमारे टीचर की बात करें, हमारे रोल की बात करें, तो हमारा रोल एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है व्हेन वी से कि हमें जब बच्चों का लर्निंग एनहेंस करना है या तो फिर इम्प्रूव करना है या तो फिर और ज्यादा फास्ट करना है। राइट। सो हम किस किस तरीके से प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी क्या क्या मेथड है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या तो फिर बहुत ज्यादा मायने रखती है। दूसरी चीज जैसे हम सब ने ये भी देखा होगा कि हमारे क्लासरूम में जो भी अलग अलग बच्चे हैं, जैसे कि अगर हम लोग हमारे सेशन की बात करें तो सेकंड सेशन में जैसे हमने थ्योरीज वगैरह देखी थी, थर्ड सेशन में हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखे थे। राइट। सो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करता है कि हर एक जो बच्चा होता है अपने उनके जो इंटरेस्ट एरिया होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका जो लर्निंग स्पीड होता है हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। तो इवन अगर हम लोग सेम क्लासरूम में सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ भी अगर उनको पढ़ा रहे होंगे तो हर एक बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कुछ अलग अलग हमें मिलेंगे। राइट। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम सबको मालूम है। यस, स्क्रीन इज विजिबल। हम लोग फिफ्थ स्क्रीन पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें तीन कैटेगरी या तो फिर तीन ऐसी टर्म्स दी है, जो एबिलिटी क्या है, इनेबिलिटी क्या है और डिसेबिलिटी क्या है। सो अगर मैं आप सबको पूछूं व्हाट डू यू ऑल अंडरस्टैंड बाय एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या, आपको क्या लगता है क्या एबिलिटी मतलब क्या हो सकता है? एबिलिटी मीन्स मैम दोज हु आर एबल टू डू द थिंग्स, मतलब जो बच्चे चीजों को समझ सके, लिख सके, कर सके, एक्सप्रेस कर सके, दोज स्टूडेंट्स आर एबल टू डू। एबिलिटी मीन्स आई थिंक सो। राइट मैम। तो उनके एज ग्रुप के हिसाब से जो भी सारी चीजें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लासरूम में कोई बच्चा 6 साल का है तो 6 साल के बच्चे इजीली अपने शर्ट्स या तो फिर अपने शूज पहन सकते हैं। राइट। सो दे आर एबल टू डू। इनेबिलिटी यानी जो भी हमारे 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, उनसे हम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो 7 या तो फिर 9 साल का बच्चा करता है। तो अभी उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने खुद के बाल बनाना, जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं तो 5 ईयर ओल्ड या तो फिर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन नॉट टाई देयर ओन हेयर। ठीक है। तो ये उनका इनेबिलिटी हो गया बिकॉज वो अभी उनका जो वो एक्टिविटी है वो एकदम फाइन ट्यूनली वो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर एज। राइट। तो ये उनका इनेबिलिटी हो गया। और डिसेबिलिटी हम किसको बोलते हैं कि हम सब ने अगर शायद किसी बच्चे को देखा होगा जो मेंटली शायद थोड़ा सा दूसरे बच्चों से पीछे होगा या तो फिर फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कि ब्लाइंड हो गया, डेफ हो गया, डम हो गया। ये सारे बच्चे बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम्स उनको है, शायद वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, शायद उनका जो मेंटल प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। सो दैट वो जो एक 5 साल का बच्चा कर रहा है, उनकी भी एज भले 5 साल की है बट वो अभी भी 3 साल के बच्चे जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ये जो उनकी प्रॉब्लम हुई उनकी वजह से ये बच्चे डिसेबल होते हैं या तो फिर ये जो भी प्रॉब्लम है उनको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। बट ऑलरेडी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने या तो फिर हमारे लॉ में भी ये चीज बोली गई है कि हम ये बच्चों को डिसेबल्ड बच्चे नहीं बोल सकते बिकॉज ये थोड़ा सा उनके लिए ऑफेंसिव हो जाएगा। सो वेन एवर वी टर्म दिस चाइल्ड, हमें यही बोलना है कि चाइल्ड विद अ प्रॉब्लम या तो फिर चाइल्ड with a mild vision problem, right? So this is how we are supposed to identify these kids, right? So I hope ability, inability और disability का confusion यहाँ पे clear हो गया हो, right? Okay. So moving towards the next slide, जहाँ पे हमें identification process के लिए हम एज टीचर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो हम सब हमारे क्लासरूम में एटलीस्ट 20 to 25 या तो फिर 30 स्टूडेंट्स के साथ एक ही टाइम पे केटर कर रही है, तो फिर एक ही टाइम पे इतने सारे बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। राइट। तो शायद कभी कभी हम लोग पढ़ाते टाइम हमें ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ है कि अच्छा ये बच्चा जो बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं उसके मुकाबले कुछ ना कुछ चीजें गलत कर रहा है या तो फिर कुछ ना कुछ चीजें में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हम बच्चों का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से टाइम पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन उनके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे।
उसके बाद हम लोग शायद हमारे स्कूल में या तो फिर हमारे जान पहचान में अगर ऐसे कोई काउंसलर्स या तो फिर स्पेशल चाइल्ड एजुकेटर्स अवेलेबल है तो उनको हम रेकमेंड कर रहे हैं ये बच्चों को, है कि अगर ये बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम उन टीचर को या तो फिर उन काउंसलर्स को ये केस या तो फिर ये बच्चा हैंडल करने के लिए दे रहे हैं। बिकॉज ये सारी चीजें एज नॉर्मल टीचर हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ ट्रेन है क्लासरूम में एवरेज या तो फिर जो हम लोग बोले कि एवरेज परसेंटेजेस जो है जिनको शायद हम लोग एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहिए नॉर्मल बच्चे, बट जो अगर एवरेज हम बोला जाए जो एवरेज बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हम जिस तरीके से ट्रेन है उस तरीके से हम लोग स्पेशल बच्चों को ट्रेन करने के लिए या तो फिर उनके साथ केटर करने के लिए इतने केपेबल या तो फिर हमारे पास वो डिग्री नहीं है। इसलिए हमें काउंसलर्स या तो फिर स्पेशल एजुकेटर्स को इन बच्चों को रेकमेंड करना है। उसके बाद अगर काउंसलर के साथ हमारी मीटिंग हो रही है तो फिर हम लोग उनके साथ प्रेजेंट है और फिर काउंसलर भी ये सारी चीजें नहीं कर रहा है या तो फिर सीवियर प्रॉब्लम है तो ये बच्चों का टेस्टिंग वगैरह होते हैं, जो भी अलग अलग टेस्टेस होती हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया या तो फिर उनके बिहेवियर के लिए जो भी अलग अलग टेस्टेस हो गए, तो वो टेस्ट के लिए हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी और वो फिर एक स्पेशल एजुकेटर ही कर सकता है। तो उनको हम ये केस रेकमेंड कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम लोग बच्चों का क्या करवा रहे हैं तो काउंसलिंग और या तो फिर उनको अलग अलग रेमेडीज प्रोवाइड करें। नाउ रेमेडीज आर क्या है कि हम लोग जो भी नॉर्मल क्लासरूम में बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं बट ये जो स्पेशल बच्चे उनके साथ हम लोग उनके हिसाब से एक्टिविटी को मॉडिफाई करके अलग अलग उनके हिसाब से एक्टिविटीज फॉलो करें सो दैट अगर कोई बच्चे का ये प्रॉब्लम है कि उनको शायद लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए ऐसी स्पेशल हमने एक्टिविटी डिजाइन की जहाँ पे उनके लिखने की प्रैक्टिस और ज्यादा हो रही। शायद किसी बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज हमने प्लान कर ली जो उनको रीडिंग और ज्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज हाउ हम लोग आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अभी ये प्रेजेंटेशन के लिए या तो फिर आज के सेशन के लिए हमें एक मूवी का एग्जाम्पल ऑलवेज ध्यान में रखना है, दैट इज तारे जमी पर। हम सब ने शायद कभी ना कभी ये मूवी देखी होगी कहीं ना कहीं। तो जो ईशान अवस्थी था उसमें कैरेक्टर, तो उस बच्चे को हमें ऑलवेज हमारे ध्यान में रखना है बिकॉज बहुत ज्यादा चीजें उसी से हम लोग सीख लेंगे, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आज के सेशन के लिए हम लोग ये 4 चीजों पे मेजर हमारा फोकस रखने वाला है, दैट इज स्पीच एंड मोटर डिफिकल्टीज। किस तरीके से बच्चों का स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उनको किस तरीके से स्पीच में डिफिकल्टीज हो रही है, मोटर डिफिकल्टीज हो रही है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज में हम लोग देखेंगे, ऑटिज्म देखने वाले हैं, इमोशनल बिहेवियरल डिफिकल्टीज भी हम लोग आज देखने वाले हैं, राइट। So let's just focus on our first difficulty, that is speech and motor difficulty. So speech and motor difficulty में भी दो अलग अलग पार्ट है, that is जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है स्पीच डिफिकल्टीज और दूसरी हम लोग देखेंगे मोटर डिफिकल्टी। तो स्पीच डिफिकल्टी में हमारे पास दो, दिशा प्लीज मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्पीच डिफिकल्टी में वी हैव 2 डिफरेंट एरियाज, जहाँ पे फर्स्ट है कि रिसेप्टिव स्पीच और दूसरा है एक्सप्रेसिव स्पीच। रिसेप्टिव स्पीच यानी बच्चों को हम जो भी बोल रहे हैं वो समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, और एक्सप्रेसिव स्पीच जैसे पम्मी मैम ने हमें एग्जांपल दिया कि शायद कोई बच्चे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में या तो फिर उनको जो चीजें बोलनी है वो इजीली एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। तो एक्सप्रेसिव स्पीच में ये प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं कि उनके जो भी थॉट्स होते हैं, आइडियाज होती है, फीलिंग्स होते हैं, वो इजीली शेयर नहीं कर पाते। तो रिसेप्टिव स्पीच यानी उनको अंडरस्टैंड करने में कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं, और एक्सप्रेसिव स्पीच यानी उनको अपनी चीजें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। दूसरा मोटर डिफिकल्टीज अगर हम लोग देखें तो हम सब ने जैसे हमारे थर्ड सेशन में देखा था, डेवलपमेंटल माइलस्टोन के सेशन में हमने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम सब ने ऑलरेडी देख लिया है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या था, फाइनर मोटर डेवलपमेंट क्या था, राइट। तो ये चीज हमें ऑलरेडी मालूम है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे रिसेप्टिव स्पीच में यहाँ थोड़े से माइलस्टोन अगर देखें तो वो दिए कि एक 15 मंथ्स का बच्चा क्या कर सकता है। तो ये जो बच्चे जिनको शायद रिसेप्टिव स्पीच की प्रॉब्लम है, वो बच्चे जो जब भी 15 मंथ्स के होंगे तब वो दिस चाइल्ड डज नॉट लुक और पॉइंट एट अ बॉडी, या तो फिर उनको जो भी हम लोग नेम कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा आप अपनी आंखें दिखाओ, आप अपने कान दिखाओ,
तो इजीली एक 15 मंथ का बच्चा जो ये सारी चीज कर सकता है, बट विथ प्रॉब्लम ऑफ रिसेप्टिव स्पीच ये बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते, राइट। अगर 24 मंथ्स की बात करें तो चाइल्ड इज नॉट एबल टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पिक्चर, या तो फिर उनके जो बॉडी पार्ट है हमने ऑलरेडी देख लिया, तो ये चीजें नहीं कर पाते। दूसरी, अगर हम लोग 36 मंथ के बच्चों की बात करें तो चाइल्ड डज नॉट फॉलो 2 स्टेप डायरेक्शन। 2 स्टेप डायरेक्शन यानी अगर हम बच्चे को बोले कि अच्छा बेटा यहाँ पे आओ और बैठ जाओ, तो ये 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन हुई कि अच्छा पहले हमने बच्चों को पूछा कि बच्चे आप यहाँ पे आओ और फिर बैठ जाओ। तो ये जो 2 स्टेप डायरेक्शंस या तो फिर 2 स्टेप हमने जो भी उनको कमांड दिए वो प्रोसेस करने में, वो समझने में उनको प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो एक्शंस में लाने में उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट। तो ये रिसेप्टिव स्पीच के हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़े से साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हमें रिसेप्टिव स्पीच इम्प्रूव करनी है तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो कौन सी एक्टिविटीज अगर बात करें तो ट्विस्टर्स होते हैं, हम लोग जो भी सारे ट्विस्टर्स बोलते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, काइंड ऑफ, राइट। सो ये एक एग्जांपल हुआ। तो ऐसे ट्विस्टर्स हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे उनकी एज ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद सिमॉन सेज एक्टिविटी है कि सिमॉन सेज शो योर आईज, सिमॉन सेज शो दिस कलर। सो दिस इज हाउ हम लोग बच्चों को एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो है सिमॉन। तो इस हिसाब से ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद पजल्स हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो पजल के दौरान भी हम लोग बच्चों को किस तरीके से उनका रिसेप्टिव स्पीच और ज्यादा इम्प्रूव हो सके उसके थोड़े थोड़े और ज्यादा प्रैक्टिसेस दे रहे हैं। उसके बाद रीडिंग बुक्स हो गया, हमें बच्चों के साथ बुक्स जो है जोर जोर से पढ़नी है, सो दैट बच्चे खुद भी ट्राई करें पढ़ने का, प्लस उनको कौन से वर्ड का किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, कौन सा शब्द किस तरीके से बोलते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके के शब्द पे हमें कितना भार देना है, वो सारी चीज हमारे ऑब्जर्वेशन में वो देखते हैं, वो सीखते हैं, राइट। उसके बाद लैंग्वेज ओरिएंटेड प्लेइंग टॉयज, जो भी हमारे लैंग्वेज के रिलेटेड प्लेइंग टॉयज होंगे, जैसे हमने थर्ड सेशन में देखा होगा जब लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने देखा था, तो वो सारे टॉयज या तो फिर वो सारी एक्टिविटीज भी हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। अभी एक्सप्रेसिव स्पीच की अगर बात करें तो एक्सप्रेसिव स्पीच में चाइल्ड हैज ट्रबल लर्निंग न्यू वोकेबुलरी, उनको नए नए शब्द सीखने में प्रॉब्लम होता है, या तो फिर जो भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नए नए शब्द, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेते वो नए नए शब्द सीखने के लिए। उसके बाद चाइल्ड यूजेस सर्टेन फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन, एक ही शब्द या तो फिर एक ही फ्रेज बार बार बोलते होंगे, बिकॉज उनको यही सारी चीज अभी इजीली आ रही है, नई नई चीजें उनको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो चीज उनको आ रही है वही वो ज्यादातर रिपीट करते हैं। उसके बाद सीम्स फ्रस्ट्रेटेड बाय इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट थॉट्स, कभी कभी आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा कि शायद कोई बच्चे लैंग्वेज डेवलपमेंट में अभी भी थोड़ा उनका प्रोसेस हो रहा है, तो उनके जो थॉट्स है, उनके जो आइडियाज है, वो शायद वो इतना जल्दी या तो फिर इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि अच्छा मैं तो बोल ही नहीं सकता, या तो फिर उनको ये लगता है कि मैं बोल क्यों नहीं सकती, या तो फिर मुझसे ये चीज इजीली एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से शायद वो फ्रस्ट्रेटेड फील करे। उसके बाद मे नॉट टॉक मच और ऑफन बट अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, तो शायद जिनको एक्सप्रेसिव स्पीच हमने देखा कि उनको जो भी अपने आइडियाज फीलिंग एक्सप्रेस करने उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे बच्चे शायद बहुत ज्यादा कम बोलते होंगे, उनको समझ में भले आ रहा है सारी चीज हम जो बोल रहे हैं या तो फिर उनके दोस्त जो बोल रहे हैं, वो सारी चीज समझ में आ रहा है, बट बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज इजीली, इसीलिए वो कम बोलना पसंद करते हैं या तो फिर वो चुप चुप रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेसिव स्पीच के ये थोड़े से साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हमें एक्सप्रेसिव स्पीच बच्चों की और ज्यादा इम्प्रूव करनी है या तो फिर उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं, तो हम थोड़ी सी एक्टिविटीज ये भी कर सकते हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चंस गेम। 20 क्वेश्चंस गेम में हमें क्या करना है कि अगर स्कूल में बच्चे हमारे साथ हैं तो बच्चों को हम कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछे कि सर आज आपने सुबह कितने बजे उठे, आपने क्या खाया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने कितना टाइम लिया रेडी होने में, आप स्कूल किस तरीके से आए, अच्छा आप स्कूल आ गए तो आपको स्कूल में आज कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, तो शायद वो एक शब्द में उसका आंसर दिया तो फिर वो बहुत टाइम ले स्टार्टिंग में इसका आंसर देने में, बट धीरे धीरे उनको हम ओपन स्पेस जितना देंगे ऐसे ओपन क्वेश्चंस पूछ के,
तो वो और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि अच्छा मुझे किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरीके से अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने हैं। सो 20 क्वेश्चंस गेम हमें इस तरीके से यूजफुल हो सकती है। उसके बाद डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग, जैसे हमने फिफ्थ वाले सेशन में भी देखा होगा, पिक्चर टॉक हो गया या तो फिर ऑब्जेक्ट टॉक हो गया। तो कोई भी हम लोग बच्चों को पिक्चर दे रहे हैं, उनका फेवरेट टॉय दे रहे हैं, तो फेवरेट टॉय को हम लोग डिफाइन करने के लिए बोले कि अच्छा उनको डिफाइन करो, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसको डिस्क्राइब करो। उसके बारे में 5 सेंटेंसेस बोलो कि ये टॉय का कलर ये है, इसकी इसका टेक्सचर ऐसा है, ये पूरे टाइम स्कूल में रहता है, वगैरह वगैरह। सो बच्चों को वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या तो फिर पिक्चर डिफाइन या तो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, राइट। उसके बाद हो गया रोल प्ले। रोल प्ले में हम बच्चों को अलग अलग रोल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कभी कोई पेरेंट का रोल दे दिया, कभी कोई टीचर का रोल दे दिया, कभी उनके लिए एक ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर ली जहाँ पे वो अलग अलग रोल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कभी वो स्टूडेंट बन रहे, कभी वो टीचर बन रहे, कभी वो स्कूल के हेड बन रहे। इस हिसाब से बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग बच्चों को अलग अलग रोल प्ले करने के लिए दे रहे हैं। सो ये रोल किस तरीके से प्ले होते हैं, प्लस किस तरीके से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ हम लोग बोल सके, या तो फिर हम लोग बच्चों में एक्सप्रेसिव स्पीच इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन अगर है तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप चैट में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, शायद आपके क्लासरूम में ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे जिसको आपने ऑब्जर्व किया होगा। Okay, I think nobody has any such experiences. Okay, so let's just move forward. अभी ग्रॉस मोटर की बात करें तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हमने जैसे ऑलरेडी देख लिया है कि ग्रॉस मोटर यानी हमारे लार्जर मसल्स, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, ये सारी चीज हमारे लार्ज मसल्स करते हैं, राइट। सो जिनको ये प्रॉब्लम है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्किल्स के, जो भी हमने अभी तक देखे, तो ये बच्चे जो भी उनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, फॉर एग्जांपल अगर 8 महीने का बच्चा क्रॉल कर सकता है, एक 2 साल का बच्चा इजीली फास्ट फास्ट चल सकता है, तो ये बच्चों को ये सारे माइलस्टोन्स कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो 2 साल के बच्चे कर रहे हैं वो शायद 2.5 साल में कर रहे हैं, या तो फिर ऑलमोस्ट 3 साल के हो रहे तब कर रहे हैं, राइट। सो इनको डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स थोड़ा लेट से पहुंच रहे हैं। उसके बाद अनेबल टू फॉलो मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शंस, जैसे हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन की बात की आगे, 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस। तो जिनको ग्रॉस मोटर यानी लार्जर मसल के प्रॉब्लम है या तो फिर इश्यूज है, ये सारे बच्चों को जब भी हम लोग ग्राउंड पे लेके जाते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज या तो फिर फिजिकल टास्क जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हमने बच्चों को बोल दिया कि आज आपको हाइड एंड सीक खेलनी है, तो फिर एक दूसरे को पकड़ना है, राइट। सो ऐसी एक्टिविटी के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो रूल्स इजीली फॉलो करने में उनको प्रॉब्लम होते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद अनेबल टू प्लान एंड करेक्टली सीक्वेंस इवेंट्स और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। जैसे कि हमें अगर बच्चों को अभी हम लोग प्लेग्राउंड पे लेके गए बच्चों को और उनको वहां पे एक्टिविटी दी कि आपको ये बॉल जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना है, तो जब भी हमें ये एक्टिविटी करनी होगी तो एक नॉर्मल नॉर्मल बच्चा यानी कि जो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अपने एज के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे बच्चे यूजुअली क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपनी पोजीशन देखेंगे कि मुझे कौन सी पोजीशन पे खड़े रहना है, फिर मैं अपने बॉल को कितने पीछे से या तो फिर कितने फोर्स से फेंकूंगा तो वो दूर जाएगा। सो इन अ वे इसमें स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले हमने हमारी पोजीशन ले ली, उसके बाद हमने हमारे बॉल को एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हमने जोर से बॉल को फेंका। तो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस फॉलो करने में या तो फिर सीक्वेंस को करेक्टली प्लेस करने में उनको प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले उन्होंने जहाँ खड़े थे उधर से ही बॉल फेंक दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा मुझे ये लाइन पे खड़ा रहना है, उसके बाद मुझे बॉल को थोड़ा सा पीछे से और जोर से मुझे फेंकना है सो दैट और ज्यादा दूर जाए। तो ये जो भी सीक्वेंसिंग है इवेंट के, ये उनको प्रॉब्लम होता है। उसके बाद लूज प्रीवियसली मास्टर स्किल, उन्होंने जो भी सारी चीजें सीखी है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे
वो भूलते जाएंगे। तो उनको अगर हमें कुछ भी चीजें सिखानी है तो रिपीटेशन हमारी तरफ से और ज्यादा होना चाहिए, सो दैट वो उसमें मास्टर बन जाए। बट मास्टर बनने के बाद भी हमें थोड़े थोड़े टाइम तक उनको ये एक्सपीरियंसेस करवाते रहना, अदरवाइज विल फॉरगेट। उसके बाद अवॉइड, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो यूजुअली अवॉइड करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको लार्जर मसल्स में प्रॉब्लम है, इश्यूज है। सो जो भी लार्जर मसल वाली एक्टिविटी होगी वो और ज्यादा अवॉइड करते हैं, राइट। सो ये ग्रॉस मोटर का हमने देखा। अभी ग्रॉस मोटर की एक्टिविटीज या तो स्किल्स हमें इम्प्रूव करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, तो ऑलरेडी ये हमने थर्ड सेशन में देखी है, तो वो सारी चीजें भी करवा सकते हैं। फिफ्थ सेशन में जो भी हमने एक्टिविटीज देखी वो भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमने कैचिंग, बैलेंसिंग, ये हो गया, प्लस स्विमिंग हो गया, हॉपिंग हो गया, रनिंग हो गया, ऑब्स्टिकल रेस हो गया, या तो फिर नॉर्मली रनिंग एक्टिविटी होगी, ग्राउंड पे लेके जाके हमने बच्चों को फ्री एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पे उनको जो करनी है वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। सो दिस इज ये सारी एक्टिविटीज हम बच्चों को ग्रॉस मोटर में दे सके जहाँ पे उनके लार्जर मसल इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, वो है फाइनर मोटर। तो फाइनर मोटर में उनको क्या होता है कि इमेच्योर पेंसिल ग्रास्प, जिस तरीके से हम लोग पेंसिल पकड़ते हैं, पेन पकड़ते हैं, ये बच्चों को अभी भी इमेच्योर उनका ग्रास्प होता है, पूरी मुट्ठी के अंदर पेंसिल पकड़ के लिखेंगे। जैसे कोई 2 साल, अरे कोई 8 महीने के बच्चे को हम लोग कुछ भी चीज पकड़ने के लिए देते हैं तो वो पूरी मुट्ठी के अंदर ग्रैब कर लेता है। सो ये बच्चों की भी इमेच्योर पेंसिल ग्रास्प रहेगी, राइट। उसके बाद उनकी जो हैंड राइटिंग होगी वो मेसी होगी। उसके बाद उनका जो ड्राइंग होगा वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। कलरिंग अगर हम लोग बच्चों को दे रहे हैं तो कलरिंग जो भी शेप है उसके बाहर हमें ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू अंदर, या तो फिर बहुत कियोटिक कलर हमें उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद उनको हम अगर कोई टाइपिंग की एक्सरसाइज दे रही है तो फिर कंप्यूटर पे कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं जहाँ पे उनको माउस के साथ कुछ काम करना है, तो माउस पकड़ने के लिए भी हमें इन्हें फाइनर मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो इजीली नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, उनको इरिटेशन होता है वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में, राइट। उसके बाद उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम होती है। जो भी हमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहाँ पे हमारा फॉलो होता है कि हमने पेंसिल पकड़ के कुछ चीजें लिख रहे हैं, तो लिखने में हमारा हाथ भी अभी यूज में हो रहा है, प्लस हमारी आंखें भी वही देख रही है, राइट। तो हमारे आईज और हमारे हैंड्स दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी क्ले में से बच्चों ने कुछ बना लिया, या तो फिर लेगोस जो होते हैं, तो लेगोस को एक दूसरे पर अटैच करके कोई बिल्डिंग अगर बनानी है, तो फिर कुछ भी चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहां पे उनको आई हैंड कोऑर्डिनेशन फॉलो करना है, तो वो नहीं हो पाता, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं पसंद आती ऐसी एक्टिविटीज। उसके बाद हैव डिफिकल्टी परफॉर्मिंग एज अप्रोप्रिएट सेल्फ केयर टास्क। सेल्फ केयर टास्क यानी अपने बटन या तो फिर शर्ट्स के बटन बंद करना, शू लेसेस टाई करना, शूज पहनना, ये सारी जो भी सेल्फ केयर की एक्टिविटी है उनको वो प्रॉब्लम होता है ये सारी चीजें कंप्लीट करने में। उसके बाद हैव डिफिकल्टी मास्टरिंग न्यू फाइनर मोटर स्किल्स। जो भी नई नई फाइनर मोटर स्किल्स हम लोग भी फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हमने पेंसिल पकड़ना सीखा होगा, पेंसिल पकड़ने के बाद हमने धीरे धीरे हमारी जो लिखावट है वो और ज्यादा फाइन ट्यून करते गए। उसके बाद हमने जो सुई होती है, सुई के अंदर धागा किस तरीके से परोते हैं, तो ये सारी धीरे धीरे हमने उसमें भी कॉम्प्लेक्स फाइनर मोटर एक्टिविटीज सीखी है। तो ये सारी चीजें सीखने में, मास्टर करने में उनको प्रॉब्लम होता है। सो फाइनर मोटर एक्टिविटी अगर इम्प्रूव करनी है तो हम क्या क्या चीजें या तो फिर कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो थ्रेडिंग हो गया, लेसिंग हो गया, ये ऑलरेडी हमने देखी है, राइट। उसके बाद जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं या तो भी छोटे पत्थर होते हैं वो किस तरीके से पकड़ना है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको किस तरीके से स्क्वीज करना है। हम सब ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि शायद हमारे क्लासरूम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऐसे टॉयज होंगे जिनके अंदर सैंड भरी होगी, तो उनको जब भी हम लोग स्क्वीज करते हैं ना तो हमारे हाथ में बहुत मजा आता है, मतलब बच्चों को बहुत मजा आता है। तो ऐसी एक्टिविटी या तो फिर ऐसे टॉयज हम बच्चों को ज्यादातर दे। उसके बाद प्ले डो हो गया, जो हम लोग प्ले एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हैं सो दैट उनका फाइनल मोटर और ज्यादा इम्प्रूव हो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो वो करवा सकते हैं। क्राफ्ट मेकिंग हम लोग करवा सकते हैं जहाँ पे वो बच्चे
अलग अलग पेपर से कुछ कर रहे हैं, या तो स्टिकिंग एक्टिविटीज होती है, कलरिंग एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे फाइनल मोटर जितना ज्यादा यूज हो वो सारी एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं, राइट। ये हो गया। अभी कुछ कुछ यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट्स के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ट्रेसिंग हो गया, या तो फिर हमारे जो भी स्टार्टिंग हम लेटर्स सिखाते हैं बच्चों को, तो लेटर्स ट्रेस करने के लिए दे रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे जो भी आपको सबसे लास्ट वाली वर्कशीट दिख रही है, तो ऐसी सारी वर्कशीट हम बच्चों को दे सकते हैं, जहाँ पे उनको ट्रेस करना ही, या तो फिर फाइनल मोटर की एक्टिविटी हम उनको करा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई अपना एग्जाम्पल आपको शेयर करना है, कभी आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हो? Okay, so moving towards the next segment, that is learning disability. लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर हम लोग आज तीन अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने वाले हैं। सबसे पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी मैंने जैसे आपको बोला था तारे जमीन पर का आप एग्जाम्पल याद रखना, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा काम लगेगा, बिकॉज जो वो कैरेक्टर था ईशान अवस्थी का, उसको सेम प्रॉब्लम थी। वो वहां पे मूवी में एक सीन था जहाँ पे टीचर ईशान अवस्थी को बोल रही है कि पेज नंबर दिस, आई मीन चैप्टर नंबर दिस, पेज नंबर दिस, और उसका फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना है। तो ये जो भी सारे इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहे, तो वो इंस्ट्रक्शन समझने में ही पहले तो ईशान को प्रॉब्लम हुई थी, राइट। उसके बाद उसके दोस्त ने उसको जैसे दिखाया कि अच्छा ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद ईशान का क्या जवाब था कि मैम द लेटर्स आर डांसिंग। तो जो डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं, जिनको डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम होता है, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। उनको जो भी हम लोग लेटर्स होते हैं, शायद लेटर्स कभी उल्टे दिखाई देते हैं, जैसे कि एस हो गया तो एस उल्टा दिखाई देता है, पी का क्यू दिखाई देता है, डी का डी दिखाई देता है। तो ऐसे उनको उल्टे उल्टे लेटर्स दिखते हैं, तो इसीलिए वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते, राइट। उसके बाद अगर वार्निंग साइंस की बात करें, तो प्रॉब्लम्स विद रीडिंग, राइटिंग, राइट, बिकॉज वो अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे, या तो फिर उनको लेटर्स जो है वो उल्टे पुल्टे दिख रहे, इसलिए उनको राइटिंग में भी ये प्रॉब्लम फेस होती है। स्पेलिंग याद रखने में प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज अगर लेटर ही उल्टे पुल्टे दिखाई देंगे तो वो वर्ड क्या है वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे, और पढ़ ही नहीं पाएंगे तो अच्छे से बोल कैसे पाएंगे। तो ये सारे उनके हम लोग बोल सकते हैं कि वार्निंग साइंस। उसके बाद अगर हम टीचर हमारी तरफ से स्ट्रेटजीज की बात करें, तो हमें कौन से एरिया पे काम करना है ऐसे बच्चों के साथ, तो उनके अटेंशन स्किल्स पे हमें उनका जो अटेंशन स्पैन है वो किस तरीके से और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज्यादा उनको ऐसी कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे तारे ज़मीं पर का ही वापस एग्जांपल ले, तो उसमें आमिर खान ने ईशान अवस्थी का कौन सा बेस्ट चीज ऑब्जर्व की थी, तो उसका ड्राइंग। वो अगर उनको ड्राइंग के मीडियम से कुछ भी चीजें सिखाएंगे तो अच्छे से आ जाएगी, या तो फिर इजीली ईशान को समझने में आ जाएगी, सो दैट वो ड्राइंग की हेल्प लेके उसको अलग अलग चीजें सिखा रहता है। सो ये सारी स्ट्रेटजीज हम लोग भी अपने बच्चों के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो अटेंशन स्किल हो गया, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो गया, उस पर काम कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग स्किल्स हो गया, उसके बाद वर्बल एबिलिटी हो गई। तो ये सारी एबिलिटीज पे हम बच्चों के साथ काम करना रहता है, राइट। उसके बाद दूसरी हमारे पास है, दैट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग में प्रॉब्लम। आपने शायद बहुत सारे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स अगर देखे, तो आपने बहुत सारे अपने क्लासरूम में देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा खराब, कुछ पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, बहुत ज्यादा गंदा लिखा है। बट यहाँ पे ये चीज भी हमें मेंशन या तो फिर ध्यान में रखनी है कि ये जो बच्चे हैं जिनको शायद डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम है, तो डिस्ग्राफिया के बच्चे, उसमें सिर्फ ये चीज नहीं है कि उनका अगर खराब हैंड राइटिंग हो गया तो ही हम वो बच्चों को डिस्ग्राफिया बोल, हमें बहुत सारी चीजें वो भी ऑब्जर्व करनी रहेगी कि साथ साथ में उनके क्या क्या दूसरे सिम्टम्स है। तो यहाँ पे जो वार्निंग साइंस लिखी है कि हैंड राइटिंग में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में भी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स यानी टाइम मैनेजमेंट अगर हम लोग ले ले तो उसमें प्रॉब्लम हो गया,
उसके बाद वो स्पेलिंग या तो फिर कुछ भी चीजें वो बोर्ड से भी कॉपी करते हैं ना, तो मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस के अंदर अगर हम बोले तो फॉर एग्जाम्पल शी इज ईटिंग, तो शी इज ईटिंग में कुछ ना कुछ चीजें वो गायब कर देंगे। शी इज ओके, इतना ही लिखा, बाकी का ओमिट कर दिया, गायब कर दिया, तो वो लिखना भूल जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है। प्लस वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपनी नोटबुक पे लिखते हैं, तो उसका जो प्रिंट होता है, प्रिंट यानी हम लोग कभी कभी हमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग जब लिखते हैं ना, तो पीछे वाले पेज को टच करेंगे ना, तो हमें कुछ कुछ चीजें फील होगी। हमने जो पेज पर लिखा है वो सारी चीजें हमें फील होगी। तो शायद हमारी जो लिखावट है वो एक पेज या तो फिर दो पेज के बाद हमें फील होना बंद हो जाती होगी। बट डिस्ग्राफिया के बच्चों की बात करें तो बहुत ज्यादा फोर्सफुली लिखते हैं, तो 5 या तो फिर 10 पेज के बाद भी हमें वो फील होता है कि अच्छा बच्चे ने कुछ लिखा है। सो ये डिस्ग्राफिया के बच्चे के कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हमें कौन से एरिया या तो फिर कौन से एरियाज में क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, तो उनके फाइनर मोटर पे हमें काम करना है। जो हमने फाइनर मोटर की आगे एक्टिविटीज देखी, तो वो सारी एक्टिविटीज बच्चों के साथ हमें फॉलो करनी है। उसके बाद विजुअल स्पेशल, जैसे कि विजुअल स्पेशल यानी बच्चे देख रहे हो और देखने के बाद कौन से डिस्टेंस पे उनको दिख रहा है, कौन से लेवल पे उनको दिख रहा है, ये सारी चीजें में हमें बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटीज करनी है। उनके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे हमें काम करना है। विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन यानी विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन यानी बोर्ड के ऊपर हम लोग देख के लिख रहे हैं, है। सो वहां पे हमने देखने की भी एक्टिविटी की प्लस लिखने की भी, यानी फाइनल मोटर की भी एक्टिविटी की। तो विजुअल प्लस मोटर एक्टिविटी दोनों हम कॉम्बिनेशन में यूज करना है। सो ऐसे बच्चों के साथ हमें ये सारी अलग अलग एरियाज में काम करना है, राइट। उसके बाद डिस्कैल्कुलिया। सो डिस्कैल्कुलिया यानी जिन बच्चों को मैथमेटिक्स के साथ प्रॉब्लम होती है, तो फिर काउंटिंग में उनको प्रॉब्लम फेस होती है। सो प्रॉब्लम्स डूइंग मैथमेटिक्स हो गया, या तो फिर जो भी हम सम्स सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो गया। टाइम किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, अभी उनको किस तरीके से टाइम देखना है वो सिखाएंगे, तो भी शायद उनको प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि एएम और पीएम के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो बेसिकली नंबर्स के साथ उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें कहाँ पे काम करना है, कौन से एरिया में, तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जैसे हमने थर्ड सेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा था, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर हमें बच्चों के साथ काम करना है। टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर काम करना है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग। तो अगर 3 के अंदर हम लोग 10 मिलाएंगे तो क्या होगा। तो दिस इज उनको छोटे छोटे सम्स के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे उनके साथ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स किस तरीके से अप्लाई करना है, उसकी इजी वे या तो फिर इजी मेथड, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। सो ये एक चीज होगी। प्लस यहाँ पे जो दो पिक्चर दिए हैं, जिसमें ब्लू पिक्चर की अगर बात करें, तो अगर हम ये बच्चों को बोले कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो बड़ा साइज के हिसाब से बच्चे बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे तो हमें 3 दिख रहा है, तो 3 नंबर बड़ा है। बट एक्चुअली में अगर वेटेज के हिसाब से अगर देखें, तो 9 नंबर जो है वो सबसे वेटेज में बड़ा है, राइट। सो ये चीज बच्चों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको जो भी नंबर सबसे बड़ा दिख गया विजुअल में, वो बोल देते कि अच्छा दैट्स द लार्जेस्ट नंबर, राइट। सो ये सारी चीजें बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है। तो डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया जो भी हमने अभी तक देखा, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? आपने अगर कभी कोई ऐसा अपने ही क्लासरूम में कोई बच्चे ऑब्जर्व किए होंगे? किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ चीजें? ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इश्यू, दैट इज ऑटिज्म, जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अभी ऑटिज्म इज अ वेरी 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 सीवियर कंडीशन, बिकॉज अभी तक भी इसका कोई क्योर या तो फिर इसकी कोई भी मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको हम अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू थोड़ा सा नॉर्मल या तो फिर मॉडरेट लेवल पे ला सकते हैं, बट इसको परमानेंटली क्योर कभी नहीं कर सकते, राइट। सो इसके क्या साइन सिम्टम्स है वो सारी चीज हम लोग देखते हैं।
बट ये जो भी प्रॉब्लम है बेसिकली एबिलिटी टू रिलेट टू द एनवायरनमेंट, जो भी हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, परसेप्शन है, स्पीच लैंग्वेज, हमारी जो भी मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह चलना फिरना, ये सारी चीजों में ये बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उनको डिस्टर्बेंसेस होती है। प्लस अगर वार्निंग साइन की बात करें तो पुअर आई कांटेक्ट, ऐसे बच्चे जिसको ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा दूसरों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते, या तो फिर हम भी अगर उनके साथ आई कांटेक्ट करके बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है वॉकिंग में, वो टिप टो पे चलते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम होती है उनको सोशल स्किल्स यानी दोस्त बनाने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी सोशल जगह पे कोई भी सोशल गैदरिंग में जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ऐसी जगह पे उनको प्रॉब्लम होती है। उनका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, वो दूसरों के साथ इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दिशा, हमें ऑटिज्म वाली स्लाइड पे जाना है। यहाँ पे आई स्टिल कैन सी डिस्कैलकुला वाली स्लाइड। ओके, थैंक यू। तो पुअर कम्युनिकेशन स्किल है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल यानी दूसरे क्या बोल रहे हैं तो वो अंडरस्टैंड करने में उनको प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे उनके वार्निंग साइंस है। तो उनके साथ में कौन से एरिया में काम करना है, तो उनकी वर्बल एबिलिटी यानी लैंग्वेज की एबिलिटी पे हमें काम करना है, उनके लिसनिंग स्किल्स पे। वो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। तो उनकी लिसनिंग स्किल पे हमें काम करना है, उनके इमोशनल रेगुलेशन पे। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा उनके इमोशंस बहुत एक्सट्रीम हमें देखने को मिलते हैं कि अभी 1 मिनट पहले वो अगर शायद रो रहे होंगे तो दूसरे मिनट शायद वो किसी पे गुस्सा कर रहे होंगे, या तो फिर तीसरे मिनट पे वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो उनके जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो उनके इमोशंस रेगुलेशंस पे हमें काम करना है, उनके अटेंशन स्किल्स पे हमें काम करना है, सोशल स्किल्स पे काम कर सकते हैं, विजुअल मोटर जो हमने ऑलरेडी देखा तो उस पे हम काम कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थोड़े साइंस की, अगर दूसरे थोड़े साइंस की बात करें तो इनअप्रोप्रिएट प्लेइंग विद टॉयज। उनको उनका एक फेवरेट टॉय होता है, तो फेवरेट टॉय अगर जब तक उनके पास ना हो तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो फिर वो अनइजी फील करते हैं। तो उनको एक ऐसा अटैचमेंट वो एक पर्टिकुलर चीज के साथ, या तो फिर टॉय ले लो या तो फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है और फिर वो उसको पकड़ के ही बैठते हैं, उनको इजीली छोड़ते नहीं। इवन तो हम लोग ट्राई करें कि नहीं हमें बच्चों को ये चीज नहीं देनी है, उनको इस चीज से अभी अलग करना है, तो वो कभी नहीं होगा। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर वो एक ग्रुप के साथ भी होंगे तो अकेले अकेले खेलेंगे, उनको दूसरों के साथ खेलने में भी टाइम लगता है, या तो फिर मिक्सअप होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं साउंड के प्रति। तो अगर बहुत ज्यादा जोर से भी आवाज आ जाएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, या तो फिर वो साउंड को ध्यान में ही रखेंगे। बहुत ज्यादा अंडर सेंसिटिव यानी क्या साउंड हो रहा है, अगर कोई मुझे बुला रहा है नहीं बुला रहा है उसके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होंगे या तो फिर बहुत ज्यादा लीस्ट सेंसिटिव होंगे। उसके बाद उनके रूटीन को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होते हैं, उनका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। अगर उसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस लाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। उसके बाद पुअर स्पीच उनका होगा, वो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को नहीं मालूम होगा, राइट। उसके बाद जो डेंजर होते हैं, या तो फिर कोई गर्म चीज को टच करना हो गया, या तो फिर कोई पॉइंट वाली चीज को पकड़ना हो गया, तो वो डेंजर जो होता है वो हमें मालूम है कि बच्चे को हार्म कर सकते हैं। बट ऑटिज्म जिन बच्चों को है उन बच्चों को जो डेंजर होते हैं उसकी अवेयरनेस कम होती है, तो ये सारे उनके थोड़े से और ज्यादा साइंस हो गए हम बोल सकते हैं। उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये जो है, तो हमारे पास नेक्स्ट ये जो स्लाइड है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ज्यादा इजी है। अगर ऐसे बच्चों के साथ अगर हमें काम करना है तो एक सिर्फ एक ही एग्जांपल हम लोग देखेंगे सेंसरी का। तो सेंसरी में हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, सेंसरी प्रॉब्लम्स क्या है, कि अच्छा उनको कौन सी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी चीज को किस तरीके से वो टच कर रहे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं, उनकी क्या लाइक्स है डिसलाइक्स है, उनकी क्या नीड्स है, ये सारी चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद प्लान कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोपिंग स्ट्रेटजीज यानी उनको अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा अलग अलग इमोशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो अगर ऐसे इमोशंस हमें देखने को मिल रहे हैं
तो वो इमोशंस को हम किस तरीके से रेगुलेट करें। शायद हम उनको उनका फेवरेट टॉय दे देंगे तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, या तो फिर हमें उनको थेरेपीज प्रोवाइड करनी है, या तो फिर हमें कौन सी उनको अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, वो हमें हमारी तरफ से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे बच्चों में, तो हमें धीरे धीरे सारी चीज पता चल जाएगी, राइट। सो दिस इज हम यहाँ पे अलग अलग एरियाज लिखे कि हमें सेंसरी में काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल में हमें किस तरीके से काम करना है, हम पूरे क्लास का किस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं, सोशल स्किल्स किस तरीके से और ज्यादा उनको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से एक कंट्रोल मैनर में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे बहुत इजी वे में एक्सप्लेन की है। तो शायद अभी तो मैं सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, राइट। सो ऑटिज्म में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मेक श्योर आप अभी ये क्लियर कर लो। ओके, सो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। So moving towards our next issue, that is emotional and behavioral difficulties. Now emotional behavioral difficulties वो क्या होती है, तो उनके warning signs अगर देखें तो inability to build maintain interpersonal relationships, जैसे friendship हो गया या तो फिर दूसरे जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं एक बच्चे के दूसरों के साथ, तो उनको मेंटेन करना, वो रिलेशनशिप किस तरीके से बनानी है, उसमें प्रॉब्लम होता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं, बहुत ज्यादा फियरफुल होते हैं। टेंडेंसी ऑफ कंपल्सिव रिएक्शन, उनके जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा कंपल्सिव होते हैं। कंपल्सिव यानी इमीडिएट, कि बहुत ज्यादा गुस्सा उन्होंने दिखा दिया, या तो फिर बहुत ज्यादा उन्होंने एंगर दिखा दिया, कोई दूसरा इमोशन बहुत ज्यादा दिखा दिया। सो कंपल्सिव रिएक्शंस होते हैं उनके सिचुएशन के प्रति। अगर किसी ने कुछ किया तो वो बहुत ज्यादा दूसरों पे गुस्सा हो जाते हैं। सो दीज आर, हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी कंपल्सिव रिएक्शंस है। अभी ऐसे बच्चों के साथ हमें कौन सी एरिया में क्या क्या स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है, तो अगर एरियाज की बात करें तो इमोशनल रेगुलेशन, जैसे हमने ऑटिज्म में भी देखा, तो ऑटिज्म वाले बच्चे, दीजिए प्लीज प्रीवियस स्लाइड। ऑटिज्म के जो भी बच्चे थे, तो उनके साथ भी हमने उनके इमोशंस किस तरीके से रेगुलेट किए, तो ये बच्चों के साथ भी हमें इमोशनल रेगुलेशंस पे काम करना है, उनकी सोशल स्किल्स पे काम करना है, कि किस तरीके से दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बना सके, या तो फिर एक ही ग्रुप में किस तरीके से वो अच्छे से खेल सके। तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए हमने काम कर लिया। एंग्जाइटी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स पे हमने बच्चों के साथ काम कर लिया। सेल्फ स्टीम उनका और ज्यादा किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो वो चीज पे हमने काम किया। रीजनिंग स्किल्स, लिसनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, तो वो हो गया। टॉलरेंस लेवल हम उनका किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो ये सारे अलग अलग एरियाज में हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम लोग दूसरा देखेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, राइट। सो अभी तक हमने लर्निंग डिसेबिलिटी देखा, ऑटिज्म देखा, हमने फाइनर मोटर या तो फिर ग्रॉस मोटर वाली इश्यूज देखे, हमने स्पीच इश्यूज देखे, हमने बिहेवियर इमोशनल इश्यूज हमने देखे। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको एब्रीविएशन में बोलते हैं एडीएचडी, राइट। सो एडीएचडी इज अ न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोबायोलॉजिकल यानी ब्रेन की प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स ये भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। हम इसको क्या बोले कि हम इसको अपनी कंट्रोल में ला सकते हैं, बट इसको कभी भी क्योर नहीं कर सकते। जगह पे बैठेंगे नहीं, एक ही एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर वो बोर हो जाने के बाद पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा लो होता है, राइट।
तो अगर वार्निंग साइंस की बात करें तो मूविंग अराउंड कॉन्स्टेंटली, क्लासरूम में पूरा टाइम इधर उधर घूमते रहेंगे, फिजिटी होती है, डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग, वो जो भी सारी चीजें करते हैं तो पहले कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे धीरे धीरे। तो डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग, कांट वेट फॉर द टर्न। तो जैसे हम लोग क्लासरूम में बच्चों को टर्न के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो दे कैन नॉट वेट, उनको अभी के अभी वो सारी चीज करनी है, अभी के अभी वो सारी चीज एक्सपीरियंस करना है, राइट। उसके बाद उनका जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है बहुत ज्यादा पुअर होता है, लेस अटेंशन स्पैन, मेक्स सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स यानी उनका, जैसे हमने अटेंशन स्पैन देखा, अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता, तो जब भी कोई चीज वो करते हैं तो हम उनको अगर बोलेंगे भी ना कि आपने गलत किया, तो गलत किया तब तक उनका अटेंशन कोई दूसरी जगह पे है। तो इसी वजह से वो जो मिस्टेक है वो कभी वो अपने हिसाब से जल्दी से उसको ओवरकम नहीं कर पाती, इसलिए मिस्टेक्स सिली जो होती है, नॉर्मल हम लोग बोले तो बार बार करते रहते हैं, फिर फॉरगेटफुल नेचर उनका होता है, भूल जाते हैं वो लोग, राइट। सो ये उनके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हम बोल सकते हैं। और कौन से एरिया पे हमें काम करना है, तो अटेंशन स्किल्स, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एरिया है तो अटेंशन स्किल पे हमें काम करना है, उनके लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे हमें काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे काम करना है, एंगर मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी स्किल, ये सारी अलग अलग एरियाज पे हमें काम करना है। तो अभी आगे देखेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग टाइप के एडीएचडी स्टूडेंट्स या तो फिर एडीएचडी बच्चे होते हैं। एक हो गया कि इन अटेंशन विदाउट हाइपर एक्टिविटी, उनका अटेंशन नहीं है प्लस वो हाइपर एक्टिव भी नहीं है। बट दूसरे ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है बट उनका इन अटेंशन है, राइट। आई एम सॉरी, इन अटेंशन के बिना है। ये दो अलग अलग टाइप हमारे पास है। तो अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप में क्या क्या सिम्टम्स उनके होते हैं, तो ट्रबल पेइंग अटेंशन, अटेंशन नहीं पे कर सकते, ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शंस। हम बच्चों को अगर बोलेंगे कि अच्छा इधर आओ और बैठ के ये चीज आपको करनी है, तो हमने जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्शंस दी, तो वो फॉलो करने में उनको प्रॉब्लम होता है। उसके बाद ट्रबल फॉलोइंग थ्रू विद टास्क, हमने जो भी उनको टास्क दिया वो टास्क उनको करने में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इजीली डिस्ट्रैक्टेड, कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो बहुत ज्यादा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी 2 मिनट पहले वो कलरिंग कर रहे थे, तो तीसरे ही मिनट में कोई दूसरे स्टूडेंट को परेशान करने के लिए अपनी जगह से उठ के उसकी जगह पे चले जाएंगे। बहुत ज्यादा इजीली डिस्ट्रैक्टेड है। अगर छोटी से छोटी भी आवाज आएगी क्लासरूम में तो भी उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और फिर वो दूसरी वो डायरेक्शन में देखना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उनको होता है। उसके बाद शाई और विड्रॉन बिहेवियर होता है, बहुत ज्यादा वो शाय होते हैं, या तो फिर अगर हम कुछ भी चीज उनको बोलेंगे कि अच्छा इधर आओ, हमें बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करनी है या तो फिर उनके साथ बात करनी है, तो उनका विड्रॉन बिहेवियर होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। इस तरीके के उनके कुछ सिम्टम्स हैं। और टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज्यादा बोलते हैं, कभी चुप नहीं रहते, वो ओवर एक्टिव, कुछ ना कुछ चीजें ऑलवेज करते रहते हैं। उसके बाद ट्रबल पेइंग अटेंशन, सेम जैसे हमने टाइप 1 में देखा, टाइप 2 में भी ये प्रॉब्लम है कि उनको अटेंशन देने में या तो फिर अटेंशन कोई भी एक चीज पे करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इम्पल्सिव स्पीच एंड एक्शंस, उनका जो स्पीच होता है बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होता है, बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट बोलते हैं, उनका जो भी एक्शन होता है वो भी 1 मिनट पहले कुछ और था, दूसरे मिनट पे कुछ और होगा। उनके एक्शंस भी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं। उसके बाद रेस्टलेसनेस, वो एक ही जगह पे कभी इजीली टिक नहीं सकते। फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस, दूसरे बच्चों को या तो फिर क्लासरूम में भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंटरप्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद लाउड इंटरेक्शन विद अदर्स, बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलेंगे, फास्ट फास्ट तो बोलेंगे ही बट बहुत ज्यादा जोर जोर से भी दूसरे बच्चों के साथ वो बोलते हैं, राइट। तो ये उनके कुछ सिम्टम्स हो गए। अभी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, वहां पे हमारे पास उनके कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी है। तो जो टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 वाले बच्चों की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी अच्छा होता है। कोई भी एक प्रॉब्लम जो एक नॉर्मल क्लासरूम का बच्चा इजीली नहीं कर पाता या फिर उनको टाइम लगता है, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी कर देते हैं। तो ये उनका एक स्ट्रेंथ पॉइंट हो गया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। और अगर टाइप 2 के स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ईगर टू ट्राई न्यू थिंग्स, उनको बहुत मजा आती है नई नई चीजें सीखने में, नई नई चीजें करने में।
उसके बाद वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, राइट। और अगर वीकनेसेस की बात करें तो टाइप 1 के जो वीकनेसेस है, तो फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो जैसे हमने ऑलरेडी आगे देखा कि वो बहुत ज्यादा शाई है, तो ये बच्चों को अपने एक्सप्रेशंस या तो फिर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में डर लगता है, दूसरे क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये डर की वजह से वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसके बाद डिफिकल्टी डीलिंग विद चेंजेस ड्यू टू फियर। तो जैसे हमने ऑटिज्म में भी देखा था कि अगर उनका रूटीन हम लोग चेंज कर लेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली टाइप 1 एडीएचडी अगर किसी बच्चे को है, तो उनको जो नए नए चेंजेस हम उनके रूटीन में कर रहे हैं, तो उसको डील करने में या तो फिर उसमें फेमिलियरिटी लाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी उनको फेस होगी, राइट। उसके बाद इनेबिलिटी टू रिलैक्स ड्यू टू एंजाइटी। वो उनका जो एंशियस बिहेवियर है उसकी वजह से वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाते। ऑलवेज उनका अगर वो फिजिकली भी शायद 2 मिनट के लिए भी एक जगह पे होंगे, तो उनका माइंड इतना एक्टिव होता है कि कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और फिर वो रिलैक्स नहीं कर पाते, अपने माइंड को शांत नहीं कर पाते। उसके बाद मे सीम डिप्रेस्ड एंड लैक मोटिवेशन। शायद कभी कभी हमें लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा शाई है, इसलिए वो कोई भी प्रैक्टिस जो हमने या तो फिर कोई एक्टिविटी दी है वो नहीं कर रहे हैं, तो वो एंजाइटी और से और ज्यादा फील करेंगे, और शायद हमें लग सकता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या तो फिर ऐसी उनको फीलिंग्स आएगी, right? तो ये उनके कुछ वीकनेसेस हो गए। और अगर टाइप 2 की वीकनेसेस की बात करें तो डिफिकल्टी कनेक्टिंग विद अदर्स। जैसे हमने सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम देखा, तो सिमिलरली ये उनका वीकनेस है कि उनको दूसरों के साथ कनेक्शंस बिल्डअप करने में प्रॉब्लम होता है, राइट। उसके बाद मे हैव लर्निंग डिफिकल्टीज। जैसे हमने लर्निंग डिफिकल्टी देखी राइटिंग में, रीडिंग में, मैथ्स में। तो ये जो एडीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, एडीएचडी जो एक्चुअली है ओवरऑल, तो वो कभी भी अकेला नहीं होता है, वो ऑलवेज किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ होता है। सो फॉर एग्जांपल एडीएचडी विद डिसलेक्सिया हो गया, एडीएचडी विद डिसकैल्कुलिया हो गया, या तो फिर एडीएचडी विद ऑटिज्म हो गया। सो ऑलवेज एडीएचडी कभी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन में होगा, वो कभी अकेला नहीं होता है एडीएचडी, राइट। सो एडीएचडी वाले बच्चों के साथ हमें ऑलवेज कोई दूसरा डिफिकल्टी भी मिलेगी। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन दैट कैन लीड इरिटेबिलिटी और एंगर। जैसे अलग अलग एक्टिविटीज, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, राइट, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो अगर हम उनको नए नए एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो उनको इरिटेबिलिटी और एंगर की तरफ लेके जाएगी। तो ये उनके कुछ वीकनेसेस है, प्लस मे सिम डिप्रेस्ड एंड लैक मोटिवेशन, जो हमने ऑलरेडी टाइप 1 में भी देखा। तो ये उनके कुछ वीकनेसेस हम देख सकते हैं, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अब हमारे पास कुछ वर्कशीट्स है। तो ये जो हमने अटेंशन की बात की, तो अटेंशन अगर हमें बच्चों का बढ़ाना है तो ऐसी कुछ वर्कशीट्स भी हम बच्चों को देख सकते हैं कि डॉग है तो डॉग को आपको सर्कल करना है, टर्टल है तो टर्टल को सर्कल करना है, लाइन है तो लाइन को सर्कल करना है। और दूसरी वर्कशीट में हमें काउंट करना है, और काउंट के हिसाब से नंबर को सर्कल करना है, राइट। सो ये करने के लिए उनको एटलीस्ट 2 या 5 मिनट एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना पड़ेगा, और ये वर्कशीट कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो ये चीज हम बोल सकते हैं कि उनको ये एक्टिविटीज या तो फिर वर्कशीट्स हम लोग दे सकते हैं, राइट। आई थिंक दिस स्लाइड इज नॉट विजिबल। ओके। तो अभी तक हमने अलग अलग डिसेबिलिटीज, अलग अलग इश्यूज देखे। तो उसमें हमने डिस्कैल्कुलिया यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी, ऑटिज्म देखा, एडीएचडी देखा, इमोशनल रेगुलेशंस वाले हमने कुछ इश्यूज देखे, फिजिकल स्पीच का कोई इश्यू देखा, राइट। तो ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी देख ली। बट मुझे एक और चीज बोलनी है कि एज अ नॉर्मल टीचर, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, बट अगेन एज अ नॉर्मल टीचर हम कभी भी ये सारी चीज डायग्नोज नहीं कर सकते। हम कभी भी बच्चे को ये नहीं बोल सकते उनका छोटा सा भी बिहेवियर देख के कि नहीं आपको तो एडीएचडी है, कि आपको तो ऑटिज्म है, या तो फिर आप तो डिसलेक्सिक चाइल्ड हो। एज अ नॉर्मल टीचर हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम बच्चों को ये सारी चीज बोले, राइट। तो ये हम कभी नहीं बोल सकते। प्लस दूसरी चीज, अगर कभी भी हमें बच्चों को ये देखना है कि इनको प्रॉब्लम सच में है कि नहीं है, दिजा स्क्रीन इज नॉट विजिबल।
टीचर्स आपको स्क्रीन दिख रही है? एनीबडी, आपको कोई स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिकॉज आई कैन सी द स्क्रीन, इसलिए। ओके, दैट्स फाइन। स्क्रीन जब तक विजिबल है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। Kathy, I have shared the screen, but I don't know. yes, now it is visible. Yeah. So moving towards our next slide, जहाँ पे observing the warning signs of a behavior. तो जो भी हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखे, तो इसका क्या इंटेंसिटी है वो हमें देखना है कि कितनी माइल्ड इंटेंशन है, या तो फिर मॉडरेट इंटेंसिटी है, या तो फिर सीवियर है। जैसे कि अगर हाइपर एक्टिविटी की बात करें तो क्या नॉर्मल बच्चे की तरह ही उनका बिहेवियर है, यानी माइल्ड बिहेवियर है, मॉडरेट है, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, या तो फिर एक्सट्रीम लेवल पे हाइपर एक्टिव है। तो उनका इंटेंसिटी लेवल हमें देखना है, प्लस ड्यूरेशन भी हमें चेक करना है कि जो भी प्रॉब्लम है तो वो कितने दिनों से हमें देखने को मिल रही है, या तो फिर कितने वीक से हमें देखने को मिल रही है, या तो फिर कितने मंथ से। तो हमें ड्यूरेशन भी देखना है, प्लस कंसिस्टेंसी, कि एक ही दिन में बच्चा क्या पूरे टाइम ये सारी चीज फॉलो कर रहा था, कि एक पर्टिकुलर आवर के लिए फॉलो कर रहा था। तो कंसिस्टेंसी भी हमें देखनी है। तो हमें ऑलवेज जो भी साइंस है उसको ये 3 चीज के हिसाब से देखना है कि इंटेंसिटी उसका कितना है, उसकी ड्यूरेबिलिटी सॉरी ड्यूरेशन कितने हैं, और उसका कंसिस्टेंसी कितना है, राइट। अभी ये यहाँ पे एक छोटा सा केस स्टडी हम लोग खुद से भी कर सकते हैं कि हमें अपने क्लासरूम में ऑब्जर्व करना है कि हमें इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमारे बच्चों में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो हमें उसको मेंशन करना है, और फिर वो बच्चा कहाँ पे फॉल हो सकता है, या तो फिर उस बच्चे को क्या इश्यू हो सकते हैं, हमें उसको लेबल नहीं करना है। तो हमें देखना है कि क्या हो सकता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखानी है, राइट। तो ये चीज हम लोग एक छोटी सी केस स्टडी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अभी लेबलिंग द चाइल्ड। अभी जो मैंने सेंटेंस बोला कि हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है, बट यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस वापस बोलने जा रही हूँ कि हमें बच्चों को लेबल करना है। लेबल करना है बिकॉज जब हम बच्चे को लेबल करेंगे कि अच्छा ये बच्चे को तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ज्यादा दिशा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हमने बच्चों को शायद लेबल कर दिया कि आपको एडीएचडी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये लेबलिंग हमें कहाँ तक सीमित रखना है, तो सिर्फ हमारे तक। एज अ टीचर हमें ये लेबल सिर्फ हमारे तक सीमित रखना है, और हम सिर्फ ये बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए ये लेबल दे रहे हैं। बिकॉज जब तक हम लोग बच्चों को लेबल नहीं देंगे तब तक हम खुद भी कंफ्यूज आएंगे कि अच्छा उनको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आने के लिए हम बच्चों को लेबल देना है। बट दूसरी चीज हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये जो लेबल हम लोग बच्चों को दे रहे हैं वो दूसरे बच्चों को या तो फिर दूसरे टीचर को कभी मालूम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर दूसरे टीचर को भी मालूम हो जाएंगे तो थोड़ा सा बायस बिहेवियर आ सकता है वो टीचर का। या तो फिर अगर बच्चों को मालूम हो गया तो बच्चा शायद बच्चों को मतलब वो जो बच्चा है उसको चिढ़ा सकते हैं, उनको बुली कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें लेबल नहीं देना है, बट लेबल देना भी है बिकॉज हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, राइट। तो ये उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो गए अगर लेबल हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद अगर लेबल देंगे तो जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमें बहुत ज्यादा हमारी जो भी स्पीच है या तो फिर हम जिस तरीके से बच्चे को बुला रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहना है कि हमें कभी भी कोई दूसरे बच्चों के सामने वो नाम से बच्चों को या तो फिर वो टर्म से बच्चों को नहीं बुलाना है, राइट। या तो फिर दूसरे टीचर के सामने भी, बिकॉज जितना ज्यादा अगर दूसरों को मालूम पड़ेगा उतना ज्यादा वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो लेबलिंग के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे थोड़े से मिथ्स हमारे पास हैं कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं तो उनके मिथ्स अगर हम लोग देखें तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आर एन एक्सक्यूज। कभी कभी शायद पेरेंटिंग के एक्सक्यूज हो सकते हैं, या तो फिर नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, इनका तो पहले से ऐसे ही बिहेवियर है, तो ये एक्सक्यूजेस हम लोग नहीं दे सकते, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, या तो फिर मिथ हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद इफ योर चाइल्ड हैज डिसेबिलिटी
वी आर गिवन लॉट्स ऑफ इजीली एक्सेसिबल सपोर्ट। जैसे इजीली एक्सेसिबल सपोर्ट की बात करें तो उनको एक्स्ट्रा राइटर मिलता है, या तो फिर बच्चों को एग्जाम के दौरान एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, कैलकुलेटर हो गया। तो डिसेबिलिटी इज नॉट परमिशन, इज नॉट अ सर्टिफिकेट फॉर द चाइल्ड कि उनको इजीली एक्सेसिबल सपोर्ट हम लोग दे सके। उसका एक पर्टिकुलर पूरा सर्टिफिकेट लेने का मेथड होता है, और अगर वो बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट होगा तभी उसको ऐसे सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई भी सपोर्ट हम बच्चों को नहीं दे सकते। दूसरा मिथ ये भी है कि पीपल विद डिसेबिलिटी ऑलवेज नीड हेल्प। दैट्स अ मिथ। अगर एक बार बच्चे ने कुछ चीजें सीख ली, हमने बच्चों को सिखा दिया, और अब हमें लगता है कि नहीं ये बच्चा इंडिपेंडेंट है, तो दूसरी बार हमें उनको ऑलवेज हेल्प करने की या तो फिर ऑलवेज उन पे ऑब्जर्वेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सीख लिया, दैट मीन्स अब उनको आ गया है, राइट। तो ये चीज मिथ है। उसके बाद लर्निंग एंड अटेंशन इश्यूज आर लिंक्ड विद आईक्यू। तो शायद हमने कोई बच्चा लिख नहीं सकता अच्छे से, या तो फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि वो उनके आईक्यू में लो आईक्यू है। दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जस्ट दैट कि वो अच्छे से लिख नहीं सकते या तो फिर अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आईक्यू और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज या तो फिर ये जो भी इश्यूज हमने देखे वो लिंक नहीं है। दैट्स अ मिथ, राइट। तो ये सारे कुछ मिथ्स हमें ध्यान में रखने कि हम इस ट्रैप में ना फंसे। और अगर 9 गोल्डन रूल्स की बात करें एज अ नॉर्मल टीचर, एक नॉर्मल क्लासरूम में हमें ऐसे बच्चों के साथ किस तरीके से फंक्शन करना है, तो ऐसे बच्चों को हमें इंक्लूड करना है हमारे क्लासरूम के अंदर। बिकॉज जितना ज्यादा हम इस बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करवाएंगे या तो फिर दूसरे बच्चों के साथ मिला के उनका एक्टिविटीज कराएंगे, उनका जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, और ज्यादा जल्दी जल्दी क्योर हो जाएगा, या तो फिर उनका जो वो चीजें सीखने की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगा। बिकॉज हमने अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स देखी, तो 80% ये जो बच्चे होते हैं वो माइल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो एक्सट्रीम सीवियर केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ऑलवेज हमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी बच्चे होंगे वो मोस्टली एक माइल्ड पोजीशन पे होंगे, और उनको माइल्ड से एक नॉर्मल पोजीशन लाने के लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी हमारी तरफ से ट्राई करनी रहेगी, राइट। सो उनको इंक्लूजन हमें करना है नॉर्मल क्लासरूम के अंदर, प्लस हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपर हमें रखना है। हमने ऑलरेडी कल कम्युनिकेशन का सेशन देख लिया, राइट। तो कम्युनिकेशन में हमें ये चीजें सारी ध्यान में रखनी है। प्लस मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम। हमें अगर क्लासरूम में अगर हमारे पास ऐसे अलग अलग सब टाइप के बच्चे अवेलेबल हैं, तो किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज करना है वो देख लिया। प्लस जो हमारे लेसन है, तो वो लेसन को हमें किस तरीके से प्लान आउट करना है। अगर सारे बच्चों के लिए हमने एक ही लेसन बनाया, बट हमारे पास एडीएचडी वाला बच्चा भी है या तो फिर डिसलेक्सिया वाला बच्चा भी है, तो उनके लिए हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल लेसन प्लान बना रहे हैं, राइट। तो उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज प्लान आउट कर रहे हैं, सो दैट उनका जो भी इश्यू है वो अच्छे से ओवरकम वो कर पाए। उसके बाद यूज असिस्टिव एड्स। अगर हमें ऐसे बच्चों को कुछ अलग अलग सपोर्ट भी देना है तो वो हमें दे रहे हैं, बिकॉज हमें उनकी इश्यू पे काम करना है। उसके बाद उनके बिहेवियर किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो हमने आगे देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक क्लासरूम के अंदर भी और एक स्कूल के अंदर भी दूसरे बच्चों के साथ, प्लस दूसरे टीचर के साथ और स्कूल अथॉरिटी के साथ जितना मिलजुल के हम लोग काम करेंगे, उतना ज्यादा हमारे जो स्पेशल बच्चे होंगे उनको नॉर्मलाइज करने में हमें प्रॉब्लम कम फेस होगी, राइट। सो हम सबको एक टीम की तरह अच्छे से साथ में काम करना है, राइट। सो ऑफ कोर्स ये बच्चे हमने जैसे ऑलरेडी देख लिया कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल अंडर कहाँ, माइल्ड कैटेगरी में। तो माइल्ड कैटेगरी को नॉर्मलाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ थोड़े से हमारी तरफ से भी एफर्ट्स लगते हैं। तो वो एफर्ट्स हम लोग अगर करेंगे तो इजीली हम ये सारे बच्चों को माइल्ड से लेके नॉर्मल की तरफ ले जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मेरी तरफ से ये सेशन एंड होता है, बट आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आपको कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है।
आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन?